हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम लोग जो है पिछले क्लास में भाई हम लोग स्टडी कर चुके थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। आज देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। भाई आज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल काइनेटिक्स का, इसको देखेंगे हम लोग। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका हिंदी देखो, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि के बीच क्या लिखना है, अंतर लिखना है। एक बगल अभिक्रिया की आणविकता लिखे हैं और एक बगल अभिक्रिया की कोटि लिखे हैं। अभिक्रिया की कोटि के बारे में पिछले क्लास में हम लोग स्टडी कर चुके थे। आज देखिए अभिक्रिया की आणविकता, सबसे पहले दोनों का डिफिनेशन देखते हैं। अभिक्रिया में, रिएक्शन में भाग लेने वाले अभिकारक की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। और इधर क्या देख रहे हैं, अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में उपयोग होने वाले अभिकारक के पावर के योगफल को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। समझिए, यहां पे एग्जाम्पल है, सुनिएगा। H2 प्लस I2 को मिलाए तो क्या बन रहा है, 2HI। तो प्रोडक्ट के बारे में नहीं टेंशन लेना है, रिएक्टेंट के बारे में टेंशन लीजिए। रिएक्टेंट को देखिए, अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी, H2 के कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने दिखाई दे रहे हैं, 1। I2 के कितने मॉलिक्यूल हैं, 1। तो टोटल को ऐड करेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो अभिक्रिया की आणविकता कितना निकलेगा, 2। मतलब कोई भी रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं तो उसमें जितने रिएक्टेंट उस रिएक्शन में भाग लेता है उसी के संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। समझ में आया। अब एक और बात सुनिए, इधर क्या लिखे हैं, 2NH3MON2 + 3H2। यहाँ पे MO है, तो इस तरह का उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन जो भी होती है जनरली तौर पे वो 0 ऑर्डर का होता है। और यहाँ देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि पावर कितना लिए हैं, 0, तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, 0। अब सुनिएगा, ये दोनों पॉइंट समझ में आया, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसका मान, अभिक्रिया की आणविकता का जो मान है वह थ्योरेटिकली प्राप्त करते हैं, देख करके पता लगा लेते हैं कितना मॉलिक्यूल लगा हुआ है रिएक्टेंट में। और इसमें इसका मान थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली निकाला जाता है, इसीलिए आपको पता नहीं चल पाया होगा कि ये 0 कहां से मैंने लाया। ठीक है, चलिए, इसका मान 0 नहीं होता है, अभिक्रिया की आणविकता कभी 0 नहीं होगी। देखो क्यों नहीं होगी, सुनो। जब भी कोई भी रिएक्शन कराएंगे या कोई भी रिएक्शन होगा तो वहां रिएक्टेंट की संख्या 1 से ज्यादा ही होगा ना, तो कभी 0 हुआ क्या, कभी 0 नहीं होगा। जब तक रिएक्टेंट नहीं लेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, तो रिएक्शन ही नहीं होगा। इसका मतलब रिएक्टेंट की संख्या कुछ ना कुछ होगा, लेकिन 0 नहीं होगा। इसका मान 0 होता है। देखिए, इसका मान 3 से अधिक नहीं होता है, होने का तो हो जाएगा लेकिन वो सूटेबल हमारा एग्जाम्पल नहीं कहलाएगा। इसलिए अभिक्रिया की आणविकता जनरली तौर पे 3 नहीं हो सकता है, इसका मान 3 से भी अधिक होती है। इसका मान भिन्नात्मक नहीं होता है, कभी भी भिन्न में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, जबकि इसका मान भिन्नात्मक भी होता है, भिन्न में भी होती है। तो ये दोनों पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि के बीच अंतर लिखें। 5-5 पॉइंट है और आप लोग इसको जो है सही तरीके से याद करेंगे। यहां देखिए, समझ में आया, नहीं आया होगा समझ में तो बताएंगे, और जो भी दिक्कत होता आप लोग तो बताते भी नहीं हैं, बताना चाहिए कमेंट करके कैसा लगा। चलो यहां देखो, आओ, इसके बाद जो है हम लोग सुनो, यहां देखो, PSEUDO, सूडो यूनि या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
इसका हिंदी क्या होता है? छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया। छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया, यही याद रखना। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या इसको सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी बोला जाता है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी कहा जाता है। छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है? सुनो पहले, यहां ध्यान देना। वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया, वैसा रिएक्शन, ठीक है, जिसकी आणविकता एक से अधिक हो, एक से अधिक हो, एवं वैसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता एक या एक से अधिक हो, एवं अभिक्रिया की कोटि, सुनना रे, ध्यान से समझो। वैसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता एक या एक से अधिक हो एवं अभिक्रिया की कोटि एक हो। अभिक्रिया की कोटि सिर्फ कितना हो? एक हो। अभिक्रिया की कोटि एक हो, उसे सूडो मतलब छदम, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। एकदम वीवीआई रिएक्शन है। वीवीआई मतलब पॉइंट है ये। देखिए, वैसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता एक या एक से अधिक हो एवं अभिक्रिया की जो कोटि है वह सिर्फ और सिर्फ एक हो, उसे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। कोई तकलीफ? यहां देखो, तुम लोग सुनो पहले, उसके बाद जो है इसका एग्जाम्पल देखो। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब हमारा जो है इथाइल एसीटेट, एसीटेट का जल अवघटन, जल अवघटन। इथाइल एसीटेट का फार्मूला C2H5 COO या फिर इसको ऐसे लिखो CH3 COO C2H5। इथाइल एसीटेट हुआ, इसका कुछ मत करो, जल के साथ रिएक्शन करा दो या फिर जल ऊपर में रख दो, हाइड्रोलाइसिस कर दो। इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये हमारा जो है CH3 COOH दैट इज एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल में ये टूट जाता है। ये क्या हुआ? इथाइल एसीटेट हुआ। इसका नाम क्या है? इथाइल एसीटेट। एसीटेट है भाई, ये तो समझते हो, वाटर है। ये क्या है? वाटर का फॉर्मूला है। और ये है एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का। और ये क्या है? इथाइल अल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है। कोई प्रॉब्लम? अब दोनों देखो यहाँ पे, एक मिनट, ये इथाइल एसीटेट है, ये वाटर है, ये एसिटिक एसिड है, ये इथाइल अल्कोहल है। अब सुनना, उसके बाद एक अगला एग्जाम्पल, H22O11 का जल अपघटन। इसका भी जल अपघटन कर दो। देखो C12 H22O11 प्लस वाटर। इसको ऐसे लिखोगे ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुमको ग्लूकोज 12O6 प्लस फ्रुक्टोज। ये फार्मूला दोनों का सेम। ये हमारा सुक्रोज हुआ, ये ग्लूकोज, ये फ्रुक्टोज। ग्लूकोज, ये फ्रुक्टोज। सुनो, ये जो है सूडो यूनिमोलिकुलर या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। इथाइल एसीटेट का जल अपघटन करेंगे तो ये भी हमारा किसका एग्जांपल होगा? सूडो फर्स्ट ऑर्डर का। और यदि सुक्रोज का भी हम लोग जल अपघटन करेंगे, दैट इज सुक्रोज मतलब यहाँ पे सुक्रोज का ये फार्मूला है, या फिर हम लोग चीनी का फार्मूला बोल सकते हैं, शुगर का फार्मूला। इसका हम लोग जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज और क्या बनता है? फ्रुक्टोज बनती है। तो ये कैसी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत? देखो,
देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है, अभी जो बताने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन या रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सुनिएगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट ऑर्डर में भी आएगा, मतलब इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर वाला रिएक्शन जो है बराबर पूछा जा रहा है। वो पिछले साल भी बिहार बोर्ड पूछ चुकी है और एकदम VVI क्वेश्चन है। ये सब 5 नंबर का पूछता है। अभी बता रहे हैं आपको जीरो ऑर्डर के लिए और अगले क्लास में बताएंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब इसका हिंदी क्या हुआ, शून्य कोटि। देखिएगा, शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, रेट लॉ इक्वेशन। इंटीग्रेट आप लोग का मतलब मैथ में पढ़े होंगे आप लोग। सुनिए, चलिए अच्छा कोई बात नहीं है, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप कुछ नहीं करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डिफिनेशन, जीरो ऑर्डर के बारे में बताएंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये तो बताए थे ना आपको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में पिछले क्लास में बताए थे। शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया। सुनिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हिंदी शून्य कोटि अभिक्रिया क्या बताए थे आप लोगों को, सुनिएगा, यही इसी का है, ये पार्ट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन शून्य कोटि अभिक्रिया। तो शून्य कोटि अभिक्रिया जो बताए थे, इसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। थोड़ा ध्यान से सुनो और ध्यान से इसको देखोगे तब समझोगे, नहीं तो नहीं समझोगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पहले ये पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। इसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता पर क्या होता है, निर्भर नहीं करता है। उसके बाद सुनिएगा, मान लेते हैं सपोज दैट हमारे पास, तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब हम लोग रेट या फिर a से बना क्या है b, सुनो, तो रेट क्या होगा k a पर पावर 0, नहीं तो रेट किसके इक्वल निकल जाएगा, k के इक्वल निकल जाएगा। तो ये जो है हमारा यही से समझ में आती है, इसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अब सुनना, 1 मिनट यहाँ ध्यान देना। यहाँ पे जो है इसका एग्जाम्पल एक पुट कर देते, पीछे क्लास में ये बताए थे इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा कम बता रहे हैं। यहाँ देखो, जितना भी प्रकाश की उपस्थिति में या सनलाइट की उपस्थिति में होने वाला जितना भी रिएक्शन होगा वह सभी रिएक्शन शून्य कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, 2HCl, ये प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली रिएक्शन है, इसलिए ये किस अभिक्रिया की एग्जाम्पल है, किस अभिक्रिया की कोटि का एग्जाम्पल है, शून्य कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत? तो शून्य कोटि अभिक्रिया तो समझे, लेकिन शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या है उसको देखते हैं। पहले ये समझ में आया, ये समझ में आ गया, तब हम लोग इसको थोड़ा सा देखिए। है देखिए, ये था शून्य कोटि अभिक्रिया। अब हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर शून्य कोटि अभिक्रिया। इसके बाद ये लिखना है, देखिए कैसे लिखेंगे, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं सपोज दैट, अभी देखे थे ना, लेट ए से बना क्या है बी, लेट ए से क्या बना है बी, समझ में आया? सुनिएगा, तो इसके लिए आपको 2 तरह का रेट लिखना है। एक आपको रेट लॉ इक्वेशन से पहले जो बताए थे वो भी रेट लिखना है, और एक रेट लॉ इक्वेशन के आधार पर इसका रेट लिखना है। तो सुनिएगा, एक रेट जो हम लोग लिखते हैं, रेट बराबर, ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम इंक्रीज करने से घटती है, ये आप लोग बहुत सुंदर वर्डों में जानते हैं। तो dA/dt इस तरह का होगा।
एक रेट जो पहले बताए थे। अब देखिए इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं, और एक दूसरा रेट जो रेट लॉ इक्वेशन बताती है लिखने के लिए, ये रेट कैसे लिखते हैं, के और ये ए के सांद्रता, ऐसे लिखते हैं ना, रिएक्टेंट दैट इज इसका सांद्रता। तो ये हमारा इक्वेशन। और एक बात सुनिए, यहाँ पे ऑर्डर दिखाते हैं, ऑर्डर, तो ये किस ऑर्डर के लिए लिख रहे हैं, शून्य ऑर्डर के लिए, यहाँ क्या देना पड़ेगा, 0। अब देखिए रेट बराबर क्या हो जाएगा, के ए के पावर 0 है। 0 क्यों दिए, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन किस ऑर्डर के लिए लिख रहे हैं, 0 ऑर्डर के लिए, इसलिए ऑर्डर कितना दिखाना पड़ेगा, 0। अब देखिए ए के ऊपर पावर 0 है, तो किसी भी टर्म के ऊपर पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू कितना होती है, 1 होती है। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, के। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन से ना, याद देखिए रेट दोनों में है ना जी, रेट मतलब दर, दर देखो दोनों में है, यहाँ भी रेट है, यहाँ भी रेट है। तो रेट जब आपस में बराबर है, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, माइनस डी ए बाई डी टी बराबर क्या है, के है, क्या है, के है। अब यहाँ पे एक बात समझना है, क्या समझेंगे, सुनिएगा। यहाँ पे पहले एक स्टेप यहाँ पर देखिए, डी ए बराबर के, डी को यहाँ डी टी को इधर लेते आइए, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ देखिए, यहाँ समझ, यहाँ तक दिखाई दे रहा है आप लोगों को। इसके बाद टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेट ना, इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेट। देखिए सुनिएगा, ऐसे लिखो, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड क्या करना है, इंटीग्रेट लगाना है। तो इंटीग्रेट का साइन कैसे होती है, ऐसे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस बाहर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, डी ए। सुनिएगा बराबर इंटीग्रेट कितना है, के कांस्टेंट टर्म है, के बाहर हो जाएगा, डी टी का इंटीग्रेट करना है। सुनिएगा इसमें जो है लिमिट यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे लोअर लिमिट दैट इज ए नॉट, यहाँ पे ए टी। ये ए नॉट मतलब जिस समय टाइम 0 हो रही थी उस समय कंसंट्रेशन का है, और जिस समय टाइम कुछ ना कुछ हो रहा था उस समय का ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। ये फाइनल कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है, और ये मतलब इनिशियल को, ये प्रारंभिक सांद्रता को बताती है, और ये अंतिम सांद्रता को बताता है। ये किसकी सांद्रता को बता रहा है, तो रिएक्टेंट मतलब अभिकारक की सांद्रता को बता रही है। अब इधर देखिए यहाँ पे टाइम, तो एक तो टाइम का वैल्यू 0 ले लेते हैं, और एक तो टाइम t ले लेते हैं, कोई दिक्कत। टाइम का वैल्यू एक तो 0 और एक तो टाइम का t, 0 से कहाँ तक, t तक। अब सुनिएगा, ये dA है, यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे कि dx का यदि इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा, x। तो उसी प्रकार आपका यहाँ पे dA है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये माइनस आपका पहले से है भाई, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा a, क्या हो जाएगा, a। अब यहाँ पर वैल्यू कैसे पुट करते हैं ये देख लो, मैथ में आप लोग पढ़ेंगे। ये जो लोअर लिमिट है यहाँ, अपर लिमिट यहाँ है, इसको, उसके बाद देखिएगा k और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, क्या हो जाएगा, t। अब देखिए ये भी कहाँ से, 0 से लेकर के कहाँ तक, t तक। सुनिएगा, अब ये जो वैल्यू है इसको कैसे पुट करेंगे, सुनो, यहाँ देखो माइनस है, माइनस रहने दो, एक बार a के जगह पर अपर लिमिट को पुट करते हैं, दैट इज at हो जाएगा। ये माइनस a के जगह पर a नॉट को लाएंगे, मैंने मतलब कहने का मतलब है जो ब्रैकेट में रहता है उसके पास एक बार अपर लिमिट को लाना है उसके जगह पे, फिर माइनस लोअर लिमिट को लाना है इसके जगह पे, फिर इसी तरह हम लोग इधर भी करेंगे। देखो t के जगह पर एक बार t, और फिर t के जगह पर एक बार 0। सुनो कितना इंटरेस्टेड चीज़ है। अब ध्यान देना, ये माइनस है, अच्छा एक काम करें, देखो तो माइनस ए टी, अब माइनस माइनस क्या प्लस ए नॉट होगा, बराबर कितना, के, और टी माइनस 0 तो कितना हो जाएगा, टी। कोई दिक्कत, चलो इसको हम लोग पलट दो, ए नॉट
माइनस वाले को इधर लिखो, ए टी बराबर कितना, के इंटू टी। यहाँ से किसी का वैल्यू देखना चाहते हो देख लो, के का या फिर टी का। मान लेते हैं ए नॉट माइनस ए टी बटे के, तो इधर क्या बचा टी, दैट इज, इसको बड़ी टी भी लिख सकते हैं, बड़ी टी लिख सकते हैं, ठीक है। टाइम का वैल्यू ये निकल गया, समझ में आया। ये यहाँ तक हुआ। इसी में एक और छोटी सी स्टेप चलेंगे हम लोग, ये समझ में आया। ये आपको वी नो दैट मतलब इधर ये साइड वाला चीज़ है, इसको याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। उसके बाद देखिए यही वैल्यू निकला, टाइम बराबर क्या निकला, ए नॉट माइनस ए टी बटे के, या फिर के का वैल्यू निकालते तो टी कहाँ चला जाता, नीचे चले जाता। अच्छा चलिए रुकिए 1 मिनट, देखिए और एक बात है, यहाँ पे ए नॉट क्या है, ए नॉट वेयर, ध्यान देना भाई, ये ए नॉट क्या है, अभिकारक प्रारंभिक सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता है। ए टी क्या है बाबूरे, अभिकारक की अंतिम सांद्रता है, और के क्या है, वेग नियतांक, टी क्या है, समय। कोई प्रॉब्लम, तो इसके बाद ये होगा। इसमें एक तो छोटा सा और एक पॉइंट आती है, तो शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या निकला, ये निकला। अब इसी में एक छोटा सा पॉइंट और आता है, वो है हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड। इसी में जीरो फर्स्ट ऑर्डर में भी आएगा, सेम टू सेम फर्स्ट ऑर्डर में भी इसी तरह का रिएक्शन है, लेकिन वो वाला फर्स्ट ऑर्डर वाला बराबर पूछा जा रहा है। लेकिन अभी इसके पहले जीरो ऑर्डर वाला आ रहा था, तो पहले जीरो ऑर्डर पढ़ लिए हम लोग। हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड, इसको हम लोग अर्ध जीवन काल या फिर इसी को हम लोग अर्ध आयु बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अर्ध आयु, अर्ध जीवन काल या फिर अर्ध आयु। कहते किसे हैं, सुने, वैसा समय जिस समय में अभिकारक की अंतिम सांद्रता, वैसा समय जिस समय में अभिकारक की अंतिम सांद्रता प्रारंभिक वैसा समय जिस समय में अभिकारक की अंतिम सांद्रता इनिशियल आधी हो जाती है, वैसा समय जिस समय में अभिकारक की अंतिम सांद्रता इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब प्रारंभिक सांद्रता का आधी हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। सुनो यहाँ देखो कितना इंटरेस्टेड टॉपिक है। मान लेते हैं कि जब AT का मान, AT मतलब अंतिम सांद्रता, AT का मान प्रारंभिक सांद्रता की क्या लिखे, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है, A0/2 हो जाएगा, तो हमारा जो पहला वाला टाइम था वही टाइम हमारा T हाफ हो जाएगा, मतलब अर्ध आयु हो जाएगा। अब इसके लिए देखिए हैंस, अभी क्या निकाले थे, T बराबर A क्या था उधर, अभी जो निकाले थे A0 या फिर ये AT, ठीक है, AT उधर चल गया, ठीक है। ये देखो T बराबर अभी निकाला था A0 माइनस AT बटे कितना निकाला था K,
तो अब क्या होगा, अब टी को तो टी हाफ ना लिखना पड़ेगा। जब टी को टी हाफ लिखोगे, इस टी को टी हाफ लिखोगे तो ए नॉट माइनस, तब ए टी का मान क्या यूज करना पड़ेगा, ए नॉट बाई टू, यहाँ पे भी टू है, सॉरी यहाँ पे 1, अब बाई कितना के। अब देखो इसको 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, दैट इज 2a नॉट माइनस ए नॉट बटे कितना के हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2a नॉट में a नॉट को माइनस करो, a नॉट हो जाएगा बटे ये के कहाँ चले आएगा यहाँ पे, तो 2k, ये किसके बराबर निकला, टी हाफ का वैल्यू निकला। किसके लिए, टी हाफ का वैल्यू किस ऑर्डर के लिए है, हाफ लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड फॉर किस ऑर्डर के लिए है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। किस ऑर्डर के लिए निकाले, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बच्चों जिसको समझ में नहीं आएगा वो फिर से हमसे पूछेंगे और कोशिश करते हैं कि समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। नहीं भी आएगा ना तो आपको डरना नहीं है, कमेंट करके बता देंगे तो हम पुनः फिर से बताने का प्रयास करेंगे आपको, ठीक है। आज इतना सा ही रहने देंगे, फिर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, इस तरह का डेरिवेशन। आज हम लोग इतना ही, ठीक है।